जुलाई 1969। दो इंसान चांद के कदम चूमने को थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। पूरी दुनिया अपनी टीवी स्क्रीन से चिपकी हुई थी। लोगों ने देखा कैसे नासा के इन दो एस्ट्रोनॉट्स ने अमेरिका का झंडा चांद पर लहराया। लेकिन उस गुप्त, अंधेरे और सुन्न कर देने वाले स्पेस में नील और बज अकेले नहीं थे। उनके स्पेसक्राफ्ट के ठीक बगल में एक तेज चमकती हुई रोशनी उनका पीछा कर रही थी, बिल्कुल किसी लेजर बीम की तरह। बज ऑल्ड्रिन ने घबराकर धरती पर बैठे नासा के कंट्रोल रूम को मैसेज भेजा, लेकिन नासा ने इस बात को कभी बाहर नहीं आने दिया। दशकों तक ये कहानी एक गहरा रहस्य बनी रही। जब भी कोई इस पर बात करता तो दुनिया भर की सरकारें इसे महज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर टाल देती। कहा जाता कि एलियन या उड़न तश्तरी जैसी कोई चीज नहीं होती, सब दिमाग का वहम है। लेकिन फिर आती है 8 मई 2026 की तारीख। And the Pentagon. The Pentagon. The Pentagon. Pentagon is releasing more than 160 biggest ever UFO document dump. Has begun releasing new files on UFOs. अमेरिका के रक्षा विभाग यानी पेंटागन और स्पेस एजेंसी नासा ने मिलकर पूरी दुनिया पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट बम फोड़ा है जिसने अब तक के सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज को ईंधन देने का काम किया है। दशकों से अमेरिकन मिलिट्री की कड़ी सुरक्षा के बीच रखी तिजोरियों में बंद 160 से ज्यादा टॉप सीक्रेट फाइल्स, खौफनाक ऑडियो टेप्स और वीडियोस को एक झटके में डीक्लासिफाई कर दिया गया, यानी आम जनता के लिए खोल दिया गया। ये कोई इंटरनेट की मनगढ़ंत कहानियां या मामूली फाइल्स नहीं है। ये उन अंतरिक्ष यात्रियों की आधिकारिक गवाहियां हैं जिन्होंने स्पेस में इस अनजाने खौफ को बेहद करीब से देखा है। और यकीन मानिए, इन फाइल्स में ऐसी ऐसी बातें दर्ज हैं जिन्हें पढ़कर अच्छों का सर चकरा रहा है। ताजा रिलीज हुई इन फाइलों में जेमिनी 7 मिशन का वो ओरिजिनल ऑडियो भी शामिल है जिसमें एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसक्राफ्ट के बगल में तैरते एक यूएफओ की रिपोर्ट दे रहे हैं। Gemini 7, is that the booster or is that an actual sighting? What? Say again, 7. We have several, looks like the 3 up here, actual sighting. अपोलो 17 के मिशन में तो अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस के उस भयानक सन्नाटे में आतिशबाजी जैसी रहस्यमयी चमक देखी थी। और अगर आपको लगता है कि यह सब सिर्फ 60 या 70 के दशक की पुरानी बातें हैं, तो कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। पेंटागन ने 2024 की वो ताजा तस्वीरें भी पब्लिक कर दी हैं जिनमें जापान के ऊपर हवा में एक फुटबॉल के आकार का रहस्यमय यान उड़ता दिख रहा है। रडार से अचानक गायब हो जाने वाली सफेद रोशनी की गेंदें और फिजिक्स के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले अनजान एयरक्राफ्ट्स, ये सब अब कोई अफवाह नहीं बल्कि अमेरिकी सरकार का आधिकारिक रिकॉर्ड बन चुके हैं। यूएफओ का नाम अब बदल दिया गया है। अब इन्हें यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिना कहा जाता है। लेकिन नाम बदलने से वो खौफ और वो रहस्य कम नहीं हुआ है। सवाल यह है कि आखिर सरकारें इतने दशकों तक ये सच क्यों छुपा रही थी और अचानक मई 2026 में ऐसा क्या हुआ कि पेंटागन को ये सारे राज उगलने पड़े। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको स्पेस के उन डार्क सीक्रेट्स के सफर पर ले जाने वाले हैं जिसके बाद रात में आसमान की तरफ देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। किस्सा किस एपिसोड में आज कहानी नासा और पेंटागन की उन सीक्रेट यूएफओ फाइल्स की जिसने एक बार फिर इस खौफनाक सवाल को जिंदा कर दिया है कि क्या वाकई इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या फिर कोई और भी है। साठ का दशक,
दुनिया दो फाड़ हो चुकी थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच दुनिया के हर क्षेत्र में कंपटीशन चल रहा था, लेकिन वर्चस्व की असली जंग लड़ी जा रही थी अंतरिक्ष में, जिसे स्पेस रेस का नाम दिया गया। सोवियत संघ ने 1957 में पहले स्पुतनिक सैटेलाइट और फिर 1961 में यूरी गागरिन को स्पेस में भेजकर अमेरिका के माथे पर पसीना ला दिया था। अमेरिका दुनिया के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखने दे सकता था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान कर दिया कि दशक खत्म होने से पहले अमेरिका चांद पर इंसान उतारेगा। यह महज एक वैज्ञानिक मिशन नहीं था, यह कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की विचारधाराओं की जंग थी। ये अमेरिका की नाक का सवाल था। इसी भारी जियोपॉलिटिकल प्रेशर के बीच जन्म होता है नासा के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन का, अपोलो 11। 16 जुलाई 1969 अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न 5 नाम का एक विशालकाय रॉकेट आग उगलते हुए आसमान का सीना चीरता है। इसके अंदर सवार थे 3 अंतरिक्ष यात्री, कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, लूनर मॉड्यूल पायलट बज ऑल्ड्रिन और कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस। यह अमेरिका के लिए एक करो या मरो वाला मिशन था। धरती से विदा हुए 3 दिन का सफर तय हो चुका था और अपोलो 11 चांद के बेहद करीब था। स्पेस का माहौल एकदम शांत, बाहर सिर्फ काला अंतहीन अंधेरा। इसी भयानक सन्नाटे के बीच बज ऑल्ड्रिन की नजर अचानक खिड़की के बाहर गई। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उनके स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ एक तेज चमकती हुई रोशनी सफर कर रही थी। ऑल्ड्रिन ने ध्यान से देखा, वो रोशनी किसी तारे की नहीं थी। उस रोशनी का एक आकार था, वो बिल्कुल किसी लेजर बीम जैसी चमक रही थी और उनके एयरक्राफ्ट की रफ्तार के साथ ही आगे बढ़ रही थी। ऑल्ड्रिन घबराए नहीं, लेकिन वो हैरान जरूर थे। स्पेस में आप अचानक किसी उड़ती हुई चीज को देखकर पैनिक नहीं कर सकते, खासकर तब जब करोड़ों लोग धरती पर आपकी हर सांस को सुन रहे हों। और सबसे बड़ी बात, यह अमेरिका की साख का सवाल था। अगर वो घबराते तो उन्हें मानसिक तौर पर अनफिट मानकर मिशन को बीच में ही अबॉर्ट किया जा सकता था। इसलिए ऑल्ड्रिन ने बड़ी चालाकी से धरती पर बैठे नासा के मिशन कंट्रोल यानी ह्यूस्टन से संपर्क साधा। उन्होंने खुलेआम ये नहीं कहा कि हमें कोई उड़न तश्तरी दिख रही है। इसके बजाय उन्होंने कोडवर्ड की तरह एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा, हमारा S4B पैनल हमसे कितनी दूर है? S4B दरअसल उनके उसी विशालकाय सैटर्न 5 रॉकेट का तीसरा हिस्सा था, जो लॉन्च के कुछ वक्त बाद स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया था। ऑल्ड्रिन को लगा कि शायद वही हिस्सा अंतरिक्ष में तैर रहा है और सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करने की वजह से उन्हें चमकता हुआ दिख रहा है। लेकिन मिशन कंट्रोल से जो जवाब आया, उसने अंतरिक्ष यान में बैठे तीनों यात्रियों के रोंगटे खड़े कर दिए। ह्यूस्टन ने अपने रडार चेक करके बताया, आपका S4B पैनल आपसे करीब 6000 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 11000 किलोमीटर दूर है। अब ऑल्ड्रिन को समझ आ गया था कि खिड़की के बाहर जो चीज उनके साथ साथ उड़ रही है वो उनके रॉकेट का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, वो कुछ और ही है। लेकिन वो क्या है? ऑल्ड्रिन और आर्मस्ट्रांग ने एक दूसरे की तरफ देखा और तय किया कि वो इस बारे में रेडियो पर आगे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई उनकी दिमागी हालत पर शक करे या उन्हें कोई मेडिकल केस बताकर चांद पर उतरने से रोक दिया जाए। मिशन पूरा हुआ, दोनों चांद से वापस धरती पर लौट आए। दुनिया के लिए वो हीरो बन गए थे, लेकिन बरसों तक उस रहस्यमयी रोशनी का राज उनके सीने में ही दफन रहा। बाद में जब बज ऑल्ड्रिन ने कई इंटरव्यूज में इस घटना का जिक्र किया तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और सरकारों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। किसी ने इसे बर्फ का टुकड़ा बताया तो किसी ने दिमाग का वहम। लेकिन अब मई 2026 में पेंटागन की तिजोरियों से बाहर आई इन सीक्रेट फाइलों ने इस बात पर आधिकारिक मोहर लगा दी है कि ऑल्ड्रिन का वो दावा कोई वहम नहीं था। स्पेस के उस सुन्न कर देने वाले अंधेरे में वाकई कोई तो था जो उनके हर कदम पर नजर रखे हुए था। लेकिन अंतरिक्ष के इस डार्क सीक्रेट की शुरुआत अपोलो 11 से भी पहले हो चुकी थी। ह्यूस्टन कंट्रोल को पहले भी एस्ट्रोनॉट मैसेज भेज चुके थे। 1965 में कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। अमेरिका वियतनाम युद्ध में बुरी तरह उलझा हुआ था और इधर अंतरिक्ष में सोवियत संघ लगातार अमेरिका को पछाड़ रहा था। अमेरिका को चांद पर जाने के लिए सबसे पहले यह सीखना था कि स्पेस में दो स्पेसक्राफ्ट आपस में कैसे जुड़ सकते हैं।
इस तकनीक को स्पेस रेंडेवूज कहा जाता है। इसे मास्टर करने के लिए नासा ने जेमिनाई प्रोग्राम शुरू किया और दिसंबर 1965 में लॉन्च किया गया मिशन जेमिनाई 7। यान में मौजूद थे एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बोरमैन और जिम लोवेल। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते हुए सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी फ्रैंक बोरमैन ने नासा के ह्यूस्टन कंट्रोल को एक मैसेज भेजा, जिसने वहां बैठे कमांडर्स के माथे पर पसीना ला दिया। हाल ही में रिलीज हुई इन सीक्रेट ऑडियो टेप्स के मुताबिक बोरमैन ने कहा था, अ बोगी एट 10 o'clock हाई, मतलब कि हमें अपने स्पेसक्राफ्ट के बाईं तरफ एक बोगी दिखाई दे रहा है। मिलिट्री और एयरफोर्स की भाषा में बोगी का मतलब होता है एक अनजान और संभावित दुश्मन का एयरक्राफ्ट। उस दौर के डर को समझिए। अमेरिका को लगा कि शायद सोवियत संघ ने स्पेस में उनका यान तबाह करने के लिए कोई सीक्रेट हथियार भेज दिया है। ह्यूस्टन कंट्रोल रूम ने तुरंत अपने रडार चेक किए और बोरमैन को शांत करते हुए कहा, फ्रैंक, जो चीज तुम देख रहे हो वो तुम्हारे ही टाइटन रॉकेट का बूस्टर है, जो स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया है। लेकिन इसके बाद बोरमैन ने जो जवाब दिया वो नासा की तिजोरियों में दशकों तक दफन रहा। बोरमैन ने पलटकर कहा, नहीं, मुझे अपना बूस्टर रॉकेट साफ साफ दिखाई दे रहा है और मुझे वो बोगी भी दिखाई दे रहा है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और इसके साथ ही मुझे अरबों छोटे छोटे कण भी तैरते हुए दिख रहे हैं। नासा ने उस वक्त इस मामले को रफा दफा कर दिया, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों का अजीबोगरीब चीजें देखने का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। नवंबर 1969 में अपोलो 12 के एक एस्ट्रोनॉट एलन बीन ने भी स्पेस में अचानक सफेद चमक और कुछ अनजान कणों को बहुत तेजी से उड़ते हुए देखने की रिपोर्ट दी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना हुई साल 1972 में अपोलो 17 मिशन के दौरान। ये वो वक्त था जब स्पेस रेस लगभग ठंडी पड़ चुकी थी और ये इंसान का चांद पर आखिरी मिशन था। एस्ट्रोनॉट जैक श्मिट और यूजीन सेरन स्पेस में सफर कर रहे थे। अचानक उस घुप अंधेरे और भयानक सन्नाटे के बीच जैक श्मिट को एक जबरदस्त चमक दिखाई दी। डीक्लासिफाई हुई ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट में जैक श्मिट की घबराई हुई आवाज साफ सुनी जा सकती है, जहां वो कह रहे हैं, बाहर तो 4 जुलाई के फायरवर्क्स जैसा नजारा लग रहा है। दरअसल 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। दशकों तक नासा और अमेरिकी सरकार इन सभी घटनाओं को आइस क्रिस्टल्स यानी सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन या ऑप्टिकल इल्यूजन कहकर टालती रही। इन अंतरिक्ष यात्रियों को भी हिदायत दी गई कि वो इन घटनाओं को ज्यादा तूल ना दें। लेकिन अब 8 मई 2026 को रिलीज हुए पेंटागन के इन दस्तावेजों ने सरकार की बर्फ के टुकड़ों वाली थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी हैं। सीक्रेट मेमोज से पता चलता है कि बंद दरवाजों के पीछे सरकार खुद इन घटनाओं को लेकर खौफ में थी। सरकार को पता था कि वो बर्फ नहीं थी, लेकिन यह सच जनता से इसलिए छुपाया गया ताकि कोल्ड वॉर के दौरान जनता में पैनिक ना फैले और कोई ये ना समझे कि अमेरिका स्पेस में भी किसी अनजान ताकत के सामने बेबस है। नासा के एस्ट्रोनॉट स्पेस में जो देख रहे थे वो डरावना था, लेकिन अमेरिकी सरकार के लिए असली सरदर्द वो था जो जमीन पर हो रहा था। अक्टूबर 1957 में सोवियत संघ के पहले सैटेलाइट स्पुतनिक के अंतरिक्ष में जाने के बाद से पूरे अमेरिका में स्पुतनिक क्राइसिस छा गया। अमेरिकी आवाम खौफ में थी। लोगों को डर था कि सोवियत संघ अब अंतरिक्ष से अमेरिका पर नजर रख रहा है और कभी भी परमाणु बम गिरा सकता है। इस भारी पैरानोया के बीच अगर अमेरिकी आसमान में कोई भी अनजान चीज उड़ती हुई दिखती तो उसे सोवियत संघ का सीक्रेट हथियार मान लेना सबसे आसान था। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI जानती थी कि उनके आसमान में जो उड़ रहा है वो रूस का नहीं है। 8 मई 2026 को रिलीज हुई फाइलों में एक FBI इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आई है जो 1957 की है। मतलब FBI की एक सीक्रेट पूछताछ की रिपोर्ट के मुताबिक एक चश्मदीद ने FBI को बताया कि उसने जमीन से एक विशालकाय गोलाकार यान को अचानक उड़ते हुए देखा। वो कोई साधारण हवाई जहाज या मिलिट्री जेट नहीं था। उसका आकार और उसके उड़ने का तरीका इंसान की बनाई किसी भी मशीन से बिल्कुल अलग था। वो बिना किसी इंजन की आवाज के पलक झपकते ही आसमान में गायब हो गया। FBI ने इस मामले की गहन जांच की। चश्मदीद से घंटों पूछताछ हुई, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि FBI ने इस रिपोर्ट को किसी का वहम मानकर कचरे के डिब्बे में नहीं डाला, बल्कि इस पर टॉप सीक्रेट की मोहर लगाकर इसे तिजोरी में बंद कर दिया गया।
सवाल यह है कि अगर वो महज किसी की कल्पना थी तो अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसे लगभग 70 सालों तक दुनिया से क्यों छुपाए रखा? जवाब सीधा है, उस वक्त अमेरिकी सरकार खुद अंधेरे में थी। मिलिट्री और खुफिया एजेंसियों को पता था कि यह तकनीक ना तो अमेरिका के पास है और ना ही सोवियत संघ के पास। अगर वो अपनी जनता को बताते कि उनके एयर स्पेस में कोई ऐसी चीज उड़ रही है जिसे वो ना तो समझ सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं, तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता। इसलिए 1957 के सच को फाइलों में ही दफन कर दिया गया। सरकार को लगा कि वक्त के साथ यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उड़न तश्तरी दिखने का यह सिलसिला रुका नहीं, बल्कि आगे चलकर आज की दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री के रडार्स और कैमरों में कैद होने लगा। साठ और 70 के दशक में तो कोई भी कह सकता था कि अंतरिक्ष यात्रियों को धोखा हुआ होगा या रडार खराब हो गया होगा, लेकिन अब हम 21वीं सदी में हैं। आज अमेरिकी मिलिट्री के पास FLIR यानी फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरास, एडवांस सेंसर्स और अत्याधुनिक ड्रोन्स हैं। लेकिन इन मशीनों ने जो रिकॉर्ड किया है वो इंसानी समझ और साइंस दोनों से ही परे है। 8 मई 2026 की इस डीक्लासिफाइड लिस्ट में सबसे चौंकाने वाले दस्तावेज पुराने नहीं, बल्कि 2022 और 2024 के मिलिट्री एनकाउंटर्स हैं। इन फाइल्स में यूएस इंडो पैसिफिक कमांड की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जापान के ऊपर रिकॉर्ड किए गए एक अजीबोगरीब यान का जिक्र मिलता है। तस्वीरों में हवा में एक फुटबॉल के आकार का ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ दिख रहा है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इसके कोई विंग्स नहीं है, कोई जेट इंजन या रोटर नहीं है और ना ही पीछे से कोई एग्जॉस्ट निकल रहा है। फिर भी ये हवा में टिका हुआ था। इसके अलावा वेस्ट एशिया यानी इराक और सीरिया के आसमान से कई खौफनाक वीडियोस रिलीज किए गए हैं। इन वीडियोस को अमेरिका के सबसे घातक माने जाने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन्स ने कैप्चर किया है। इनमें सफेद रोशनी की गेंदें, जिन्हें मिलिट्री की भाषा में मेटेलिक ऑर्ब्स कहा जाता है, साफ तौर पर हवा में मंडराती हुई दिख रही हैं। ये कोई आम सर्विलांस ड्रोन्स या जासूसी गुब्बारे नहीं हैं। पेंटागन के आधिकारिक दस्तावेजों में खुद ये बात मानी गई है कि ये ऑब्जेक्ट्स बिना किसी प्रोपल्शन सिस्टम के उड़ते हैं। ये रडार पर ट्रैक होते हैं और फिर अचानक पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। मिलिट्री पायलट्स की गवाहियों और रडार डेटा के मुताबिक कुछ यान हवा में सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ते हुए अचानक 90 डिग्री का टर्न ले लेते हैं। आज की फिजिक्स के हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल असंभव है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जी फोर्स। आसान भाषा में कहें तो रफ्तार या दिशा के अचानक बदलने से पैदा होने वाला जानलेवा दबाव। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई तेज रफ्तार कार अचानक मुड़ती है तो अंदर बैठे इंसान पर एक जबरदस्त झटका या दबाव लगता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट्स भी खास सूट पहनकर बामुश्किल 9G तक का दबाव बर्दाश्त कर पाते हैं। लेकिन ये रहस्यमय यान जिस सुपरसोनिक स्पीड में 90 डिग्री का मोड़ लेते हैं, उससे सैकड़ों जीज का भयानक फोर्स पैदा होता है। इतने जबरदस्त दबाव में अंदर बैठे किसी भी इंसान की हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी और दुनिया के सबसे मजबूत लोहे से बनी मशीन के भी हवा में ही परखच्चे उड़ जाएंगे। हद तो तब हो गई जब इन दस्तावेजों में बताया गया कि ये अनजान यान अमेरिकी फाइटर जेट्स के रडार तक को जैम कर देते हैं। कई पायलट्स ने तो रिपोर्ट किया है कि जैसे ही वो इन ऑब्जेक्ट्स पर टारगेट लॉक करने की कोशिश करते हैं, उनके सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। ये घटनाएं साबित करती हैं कि जो चीज 1957 में एक चश्मदीद ने देखी थी या जो अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स ने महसूस की थी, वो आज भी वही है। वो हमारे आसपास में बिना किसी रोक टोक के घूम रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अब मिलिट्री के कैमरे इतने एडवांस हो गए हैं कि हम उन्हें छिपने नहीं दे रहे। लेकिन सवाल यह था कि जब मिलिट्री हर रोज इन चीजों का सामना कर रही थी, तो सरकार ने दशकों पुरानी वो UFO वाली थियरी क्यों बदल दी? क्यों उन्हें UFO कहना बंद कर दिया गया? बरसों तक हमने हॉलीवुड की फिल्मों और कॉमिक्स में एक ही नाम सुना था, UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप 8 मई 2026 को रिलीज हुई पेंटागन और नासा की इन सीक्रेट फाइल्स को पढ़ेंगे तो आपको UFO शब्द शायद ही कहीं नजर आए। सरकार ने अब इन रहस्यमय यानों को एक नया नाम दे दिया है, UAP यानी अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमेना।
आखिर 70 साल पुराने नाम को रातों रात बदलने की नौबत क्यों आई? इसके पीछे कोई ग्रामर का खेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल और मिलिट्री स्ट्रेटजी है। दरअसल यूएफओ शब्द के साथ एक स्टिग्मा यानी कलंक जुड़ गया था। जब भी कोई यूएफओ का नाम लेता तो लोगों के दिमाग में हरे रंग के एलियंस, टिन फॉयल वाली टोपियां और दिमागी वहम जैसी इमेज बनने लगती थी। इस मजाक का सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी मिलिट्री को हो रहा था। अगर कोई नेवी या एयरफोर्स का फाइटर पायलट आसमान में कुछ अजीब देखता था तो वो अपने कमांडर्स को रिपोर्ट करने से डरता था। पायलट्स को लगता था कि अगर उन्होंने यूएफओ देखने की बात कही तो उनका मजाक उड़ेगा, उन्हें मानसिक तौर पर अनफिट मान लिया जाएगा और उनके फ्लाइट पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। इस स्टिग्मा को मिटाने और इन घटनाओं को नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर खतरे के तौर पर पेश करने के लिए सरकार ने इसे यूएपी का नाम दिया। इस नए नाम में सबसे डरावना शब्द है अनोमलस यानी असामान्य। पहले सरकार इन्हें एरियल यानी हवाई मानती थी, लेकिन अब नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ हवा में नहीं उड़ रहे। मिलिट्री रडार्स ने रिकॉर्ड किया है कि ये यान स्पेस से सीधा अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और बिना कोई आवाज किए या पानी में बिना कोई स्प्लैश किए सीधे समंदर की गहराइयों में घुस जाते हैं। साइंस की भाषा में इसे ट्रांसमीडियम ट्रेवल कहते हैं, यानी एक ऐसा यान जो स्पेस के वैक्यूम, धरती की हवा और समंदर के पानी तीनों जगह बिना अपनी रफ्तार कम किए और बिना टूटे चल सकता है। आज की तारीख में दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। यूएपी नाम देने के बाद से पायलट्स का डर खत्म हुआ है और वो खुलकर अपनी रिपोर्ट्स दर्ज करवा रहे हैं। इन घटनाओं को ट्रैक करने के लिए ही पेंटागन ने अपना एक स्पेशल ऑफिस बनाया है जिसका नाम है AARO यानी ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस। आज अमेरिकी सरकार और मिलिट्री आधिकारिक तौर पर यह मान चुकी है कि हां, हमारे आसमान में कुछ अनजान चीजें उड़ रही हैं। यह तकनीक हमारी नहीं है, ना ही यह रूस या चीन की है और हमें नहीं पता कि इन्हें कौन चला रहा है। सरकार का सरेआम यह बात कबूल करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन फिर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर अमेरिकी सरकार और खुफिया एजेंसियां इस खौफनाक सच को इतने दशकों से छुपाती आ रही हैं, तो अचानक मई 2026 में उन्हें यह सच्चाई का चोला पहनने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या इसके पीछे दुनिया को एलियंस का सच बताने की कोई नेक नियत है, या फिर किसी बहुत बड़े बवाल से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इन यूएफओ फाइल्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? दशकों तक जिस सच को अमेरिकी सरकार ने दुनिया की नजरों से बचाकर रखा, उसे 8 मई 2026 को अचानक क्यों रिलीज कर दिया गया? इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस वक्त एक थियरी आग की तरह फैल रही है और वो थियरी है द ग्रेट डिस्ट्रैक्शन, यानी दुनिया का ध्यान भटकाने की बहुत बड़ी साजिश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दावा किया जा रहा है कि पेंटागन ने यूएफओ फाइल्स का ये डॉक्यूमेंट बम किसी और बड़े खुलासे को दबाने के लिए फोड़ा है। लोगों का सीधा इशारा कुख्यात एप्स्टीन फाइल्स की तरफ है। एप्स्टीन वो अमेरिकी अरबपति था जिस पर दुनिया के सबसे रसूखदार नेताओं, हॉलीवुड स्टार्स और बिजनेसमैन को लड़कियां सप्लाई करने और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप था। इंटरनेट पर कहा जा रहा है कि एप्स्टीन के हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स की कुछ बेहद सेंसिटिव फाइल्स और नाम पब्लिक डोमेन में आने वाले थे या उन पर कानूनी शिकंजा कसने वाला था। ऐसे में ग्लोबल मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए यूएफओ से बड़ा हथियार क्या हो सकता है? इसे पॉलिटिकल पीआर की भाषा में डेड कैट स्ट्रेटजी कहते हैं। मतलब अगर डाइनिंग टेबल पर लोग किसी ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हों जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो आप अचानक टेबल पर एक मरी हुई बिल्ली फेंक दें। नतीजा यह होगा कि हर कोई मुद्दे को भूलकर उस बिल्ली की बात करने लगेगा। कई लोगों का मानना है कि एलियंस की ये फाइल्स भी डेड कैट है जिसे एप्स्टीन के मुद्दे से भटकाने के लिए फेंका गया है। यह थियरी सुनने में बहुत फिल्मी और लॉजिकल लगती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जब हम अमेरिकी संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड्स खंगालते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। सच यह है कि पेंटागन ने यह फाइल्स अपनी मर्जी से रिलीज नहीं की है। इसके पीछे सालों की एक बहुत बड़ी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई है।
हाल के वर्षों में डेविड ग्रश, रायन ग्रेव्स और कमांडर डेविड फ्रेवर जैसे मिलिट्री विसल ब्लोअर्स ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने शपथ लेकर गवाही दी थी। डेविड ग्रश ने तो सरेआम ये तक कह दिया था कि अमेरिकी सरकार के पास एलियन स्पेसक्राफ्ट्स और उनके नॉन ह्यूमन बायोलॉजिकल रिमेन्स मौजूद हैं। इन गवाहियों के बाद अमेरिकी संसद में भूचाल आ गया। दोनों प्रमुख पार्टियों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के सांसदों ने मिलकर सरकार की नाक में दम कर दिया और यूएपीए डिस्क्लोजर एक्ट नाम का कानून पास कराने का दबाव बनाया। पब्लिक, मीडिया और नेताओं का प्रेशर इतना बढ़ गया कि पेंटागन को मजबूरन ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ी और 8 मई 2026 को ये फाइल्स रिलीज करनी पड़ी। यानी ये रिलीज किसी रैंडम पीआर स्टंट या एप्स्टीन डंप का नतीजा नहीं है, बल्कि एक कड़े कानूनी दबाव का परिणाम है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस रिलीज ने एक बात तो साफ कर दी है। अपोलो 11 के बज ऑल्ड्रिन से लेकर जेमिनी 7 के एस्ट्रोनॉट्स और आज के फाइटर पायलट्स तक जो कुछ भी उन्होंने देखा वो उनका वहम नहीं था। ब्रह्मांड के इस अथाह समंदर में हम इंसान पृथ्वी नाम के एक बहुत छोटे से द्वीप पर बैठे हैं और अब ये बात आधिकारिक तौर पर खुल चुकी है कि इस समंदर में कुछ ऐसा तैर रहा है जो हमसे बहुत आगे, बहुत एडवांस है। अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या एलियंस होते हैं, सवाल यह है कि वो हमसे चाहते क्या है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई सरकारें यूएफओ के जरिए हमें किसी और बड़े सच से भटका रही हैं या हम सच के बेहद करीब हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस्सा के एपिसोड में इतना ही। यूएफओज को लेकर यह किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किस्सा का यह एपिसोड लिखा था मेरे साथी मयंक ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। किस्सा के इस एपिसोड को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबर का। शुक्रिया।